कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर क्या होता है ये? किसी को आइडिया? नहीं आइडिया। इसीलिए तो ये सब पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में अपने आप लिख ही नहीं पाएंगे। देखो, ये एक ऑथराइज्ड वे है एक बड़े कॉरपोरेट के पास, यानी एक बड़ी कंपनी के पास, जिसमें वो एक कागज बनाता है, पेपर बनाता है। उस पेपर पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि ये पेपर हम बेचेंगे। सोचो, एक पेपर बेचेंगे हम 5 लाख रुपया में, तो आपसे 5 लाख रुपया लेंगे। 5 लाख नहीं लेंगे, एक्चुअली 5 लाख से कम लेंगे। इन जनरल उसको, अगर 5 लाख रुपया हम उसका वैल्यू बनाए तो वो फेस वैल्यू बोला जाएगा। इशू किया जाता है डिस्काउंट पे। तो हमने आपको इशू कर दिया, सोचो 4,80,000 रुपया में, आपसे 480 ले लिया और आपको 5 लाख का पेपर दे दिया, और आपको एक टेन्योर बता दिया। सोचो, टेन्योर दे दिया आपको 1 साल, कि 1 साल बाद आइएगा, 4,80,000 रुपया आपने आज दिया है, बदले में मैं आपको 5 लाख का एक पेपर दे रहा हूँ। इस पेपर को जो भी होल्ड करता है वो मेरे से आके 1 साल बाद 5 लाख रुपया ले जाएगा। तो एक तरह से हमने फंड रेज किया। फंड रेजिंग टेक्निक है। एक पेपर पे अपना कुछ टर्म्स लिखा, एक उस पेपर का वैल्यू डिनोमिनेट किया, और फिर उसको डिस्काउंट पे इशू किया। आपने पैसे दिए, उससे मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। ये पेपर को इशू करने का एक ऑथराइज तरीका है, मतलब आप अपना मन से कोई पेपर पे ऐसे लिख के नहीं दे सकते हो। ये आरबीआई के रूट से हमें अप्रूव कराना पड़ेगा। आपको पता हो, कोई भी कंपनी अदर देन इट्स वेरी क्लोज ग्रुप, ठीक है, मतलब जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है ना, तो एक उसमें कितना मैक्सिमम आप क्या शेयर होल्डर रख सकते हैं? 200 मैक्सिमम शेयर होल्डर्स। उससे ज़्यादा लोगों से रुपया उठा लिया तो आप लीगली सू किए जाएंगे। आपने वायलेशन किया, आपकी कंपनी बंद करा दी जाएगी, वाइंडिंग अप करा दिया जाएगा सीधा। आपने कानून ब्रेक कर दिया। तो अब आप हर किसी से कागज जैसे बनाकर छपाकर कंपनी के नाम पर पैसे नहीं उठा सकते, ठीक है। तो इसका एक ऑथराइज रूट है। आपको आरबीआई के पास जाना होगा, उनका एक अप्रूवल अथॉरिटी है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आपको परमिशन देगा, प्रोवाइडेड आप उनका कुछ गाइडलाइंस फॉलो करिए। गाइडलाइंस में बोलता है कि आप ये जो पेपर बनाए हो, मिनिमम इसमें 15 दिन के बाद ही रुपया लौटाओगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। मेच्योरिटी पीरियड होना चाहिए 15 डेज टू 1 ईयर। ये रुपया जब भी आप उठाओगे एज अ कंपनी अपने इन्वेस्टरों से, तो ये रुपया का यूज सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे। इट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। लॉन्ग टर्म का कोई चीज इससे नहीं खरीदेंगे, ठीक। और इसको हमेशा एक मल्टीपल भी फिक्स कर देता है आरबीआई कि 5 लाख का मल्टीपल में ही इशू किया जाएगा। मतलब इससे कि क्या है ना, छोटे लोगों को आप बेवकूफ़ ना बना पाए। इन जनरल देखो, जिसके पास 5 लाख रुपया होता है उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिसके पास 2,000 5,000 है तो उसको तो बेवकूफ़ बना के हम पैसा लेके जा सकते हैं ना। वो लाइमलाइट में भी नहीं आता, नज़र में भी नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट बनाया गया, मिनिमम साइज होगा 5 लाख का मल्टीपल, 5 लाख, फिर 10, फिर 25, फिर ऐसे आपको 5 लाख का मल्टीपल में जाना पड़ेगा, जिससे कि छोटे लोगों पे कहीं प्रेशर ना पड़ जाए। ओके। और फिर इसको इशू करना पड़ेगा हमेशा डिस्काउंट पे, और रिडीम करोगे पार पे। अलग से कोई इंटरेस्ट देने का काम नहीं है। ओके। तो बस इतना ही अभी आप जान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बुलाते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माने ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एक कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए रुपया उठाती है, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म requirement of funds, used for short term requirement of funds।
दैट इज वर्किंग कैपिटल नीड्स। मनी मार्केट का खासियत क्या होता है ना, कि आप जैसे मान लीजिए आपने लिया अभी मेरे से 4,80,000 में, मैं बोला 1 साल बाद आपको रिडीम करूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप 1 साल तक वेट करो। अगर मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है, अच्छा नाम है, जनरली ये चीज़ छोटा मोटा कंपनी इशू कर ही नहीं सकता है, उसका क्राइटेरियाज आरबीआई का बड़ा बड़ा। तो आप जब मेरे से खरीदोगे, तो मैंने हमेशा ऐसा ही किया होगा कि बहुत लोग में डिमांड रेज किया और दिया फिर थोड़े लोगों को। ये हम लोग जानबूझ के करते हैं, सबको नहीं देते। डिमांड सबका रेज किया, आपसे पूछा आप लोगे, आपसे पूछा आप लोगे, आप बोले हाँ 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 हाँ, बट दिया फिर जाके कुछ ही लोगों को, बाकी लोग को ऐसे खुजली दे के आ गया। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे अब मान लो मैंने इसको दिया, इसका थोड़ा दिन बाद रुपए का जरूरत आ गया, तो बोलेगी आके मेरा रुपया दीजिए, तो मैं रुपया दूंगा कैसे, मैंने तो वो रुपया लेके कहीं काम में लगा लिया ना। तो आप उसको दे सकते हो जिसको हमने उस समय दिया नहीं था। तो आप 4,80 में थोड़ा सा अपना अभी तक का इंटरेस्ट लेके उसको दे दो, वो मेरे से आके बाद में पूरा 5 लाख ले लेगा। मान लो आप 4,80 का 4,85 में दे दो, 485 में वो खरीदे, बाद में आके मेरे से वो 5 लाख लेगा, आपका भी कमाई हो गया 5,000। समझ में? ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो इजीली सेलेबल हैं विद इन द इन्वेस्टर ग्रुप, इसको ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे इक्विटी शेयर भी सेलेबल होता है, बट इक्विटी शेयर को कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्विटी शेयर हम लोग लॉन्ग टर्म के पर्पज से खरीदते हैं। हम लोग ये जनरली ऐसा नहीं खरीदते कि अभी खरीदा अभी बेच देंगे। करते कुछ सटोरिये लोग होते हैं जो तुरंत खरीदते तुरंत बेचने का, कमाने का कोशिश करते हैं, बट इक्विटी शेयर का इशू करने का मोटो ये नहीं होता कि इंस्टेंटली उसमें कमाओगे। ठीक है, उसमें कमाई एक कंपनी खुद देती है, बट लॉन्ग टर्म में देती है। जैसे आप मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर लोगे तो मैं तुरंत आपको कमाई कहाँ से दूंगा? मैं तो यही बोलूंगा लॉन्ग टर्म में कमाई मिलेगा मेरे से, बाकी आप आपस में जो बेच के जा सकते हो आप लोग देखो। ठीक है, इक्विटी शेयर इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बट कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में यूज शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो कंपनी पैसे लेती है वो शॉर्ट टर्म में रुपए लौटा भी देती है। नेक्स्ट, इशूअर कौन होता है इसका? कंपनीज होता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईज। इसमें इन्वेस्टर कौन होता है? कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स, एनी लिख देते हैं, एनी। देन मैच्योरिटी होता है इसमें 15 days to 1 year। अमाउंट मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs। issued at discount and redeemed at par। approved by RBI/SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे मनी मार्केट का कंट्रोलर ऐसे आरबीआई ज़्यादा एक्टिवली उसको हैंडल करता है, सेबी ज़्यादातर कैपिटल मार्केट को एक्टिवली हैंडल करता है, बट दोनों का अपना अपना गाइडलाइंस है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल रिस्क। ठीक है, ये एक तरह का यू कैन से मार्केटेबल सिक्योरिटी ही होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी और कमर्शियल पेपर में फर्क क्या है? हाँ, काइंड ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी है ये, बट मार्केटेबल सिक्योरिटी जनरली गवर्नमेंट के सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है, इन जनरल मार्केटेबल सिक्योरिटी को अपने रिस्क फ्री सिक्योरिटी बोलते हैं। इसमें मैंने जीरो रिस्क नहीं बोला, नेग्लिजिबल बोला। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इशू नहीं कर रहा है ना, ये कॉरपोरेट इशू कर रहा है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी इशू कर रहा है।
इसका इशूइंग क्राइटेरिया भी आपको अपने मैट में मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बट वो सब टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अपने मैट में बहुत डिटेल दिया हुआ है, आप बस इतना ही पढ़ के चलिए तो काम बन जाएगा। ठीक है।